नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2021 की सीरीज़ में हम करने जा रहे हैं सेट 10 में पॉलिटी हम ऑलमोस्ट सेट 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सारे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। आज हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। 15 एमसीक्यूज़ के थ्रू पॉलिटी का रिविजन करेंगे और फिर नेक्स्ट सेट में हम इकॉनमी की तरफ बढ़ेंगे। आप स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे जितने भी PDFs हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा मैंने प्रॉमिस किया, जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स मैं कवर करूँगा। साथ ही साथ इंसिडेंटल करंट अफेयर्स यानी जुलाई 2020 से पहले के भी अगर कुछ टॉपिक्स आते हैं तो वो भी मैं साथ साथ कवर करता जा रहा हूँ। पॉलिटी के हमारे ये इस सीरीज़ का पार्ट है। पार्ट 1 हम कर रहे हैं पॉलिटी। आज हम देखेंगे कुछ MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन के लिए हैं सारे, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर दीजिए। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं स्क्रीन को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखना चाहता हूँ मैं कि आप में से कितने लोग सीरियस हैं और इसको सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल के कॉन्टेक्स्ट में आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। Recall election is a procedure by which voters can remove an elected official from office through a direct vote before their term ended. ठीक है, right to recall. Right to recall is a fundamental right of Indian citizen. बहुत सिंपल है। अगर राइट टू रिकॉल हमारा फंडामेंटल राइट होता तो फिर डेमोक्रेसी हमारी ठीक से काम कर रही होती, इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। ठीक है, तो 2 रॉन्ग है। 2 रॉन्ग होने की वजह से आपका आंसर आ जाता है। 1 करेक्ट है। अभी आपने देखा हाल ही में कि पंचायत के लिए हरियाणा असेंबली ने इस बिल को पास किया। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया कि अगर सारी ग्राम सभा मिलके वोट आउट करना चाहती है तो वो मिलके वोट डाल दे और अपने कैंडिडेट को वापस बुला ले। अभी तक पार्लियामेंट में या स्टेट इलेक्शंस में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। MN रॉय थे, 1944 में फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने उस समय डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की बात की और तब इन्होंने कहा था कि एक राइट टू रिकॉल होना चाहिए। तो राइट टू रिकॉल हमने कई बार चर्चा की है। अगर आप देखेंगे हमारे फॉर्मर लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी जी ने भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन कभी भी ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया। राइट टू रिकॉल आप देखेंगे मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ की लोकल बॉडीज़ पे भी है, मतलब वहाँ की पंचायत के पास भी है। अभी तक हमारे पास ये सेंट्रल और स्टेट लेवल पे नहीं है, यानी MP MLA के इलेक्शन में नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। विद रिगार्ड टू स्टार कैंपेनर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Star campaigners of respective political parties are nominated by Election Commission of India to campaign in a given set of constituencies. Both recognized and unrecognized political party can have 40 स्टार कैंपेनर्स। बहुत सिंपल है, याद होगा स्टार कैंपेनर्स कमलनाथ को लेके इशू आया था। देखो, नॉमिनेशन इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसको वोट आउट कर दो। दोनों रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज को सिमिलर नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स नहीं मिल सकते, याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही इनकरेक्ट हैं। आप देखेंगे तो दोनों इनकरेक्ट होने की वजह से ये चीज़ आती है कि जो आपके रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसको 40, अनरिकॉग्नाइज्ड को 20, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। रजिस्टर्ड होगी तभी इलेक्शन लड़ पाएगी। चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। CCPA के बारे में आपको बताना है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, एनफोर्स करना। इट इज़ एम्पावर टू ऑर्डर रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपके गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ इश्यूज हैं तो ये रिकॉल कर सकता है। साथ ही साथ इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत स्टैब्लिश किया गया। बहुत सिंपल है, आपको याद होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया जिसने 1986 को रिप्लेस किया। तो थर्ड जो है रॉन्ग है और हमने अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को स्ट्रेंथन किया है। इसलिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों कंज्यूमर सेंट्रिक होने की बात करती हैं। 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। आगे चलते हैं। CCPA का रोल एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ग्रीवांस रिड्रेसल की तरह काम करेगी, कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन की बात काम करेगी। कोई भी गुड्स अगर ख़राब हैं तो वापस करवा दिए जाएंगे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकेगी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को भी रोकेगी। चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 प्रोहिबिट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। किस किस को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से प्रोहिबिट करता है? इलेक्शन कैंडिडेट, एडिटर और पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर, जजेस, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। FCRA एक्ट का जो 2020 का रेगुलेशन आया है वो इन चारों को प्रोहिबिट करता है। इलेक्शन कैंडिडेट को, एडिटर पब्लिशर को, जजेस को,
मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर यानी एमएलएस को। वो कहता है कि कोई भी इनमें से फॉरेन डोनेशंस जो है वो नहीं लेगा किसी भी तरह की। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो भी किसी भी तरह की फॉरेन डोनेशंस नहीं लेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है अगर आता है वो किसी भी ऐसे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी एनजीओ से जो इनमें से जुड़ा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एनजीओ। एनजीओ के बारे में बताना है। एनजीओ आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बट हैव लीगल स्टेटस एंड आर रजिस्टर्ड। एनजीओ आर बैक्ड बाय आर्टिकल 19(1)(c विच अलाउज देम टू राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत सिंपल है, स्क्रीन पॉज करो, दोनों ही यहाँ पे आपको करेक्ट दिखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एनजीओ के फंड्स को ओवरसाइट करने की बात कर रही है, टाइट करने की बात कर रही है रिजीम को। उसको लगता है बहुत सारे फंड्स ऐसे आ रहे हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहे हैं। एनजीओ की अगर हम बात करें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में अगर आप बात करें तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तभी आप एक एनजीओ को चला सकते हैं। फिर आपको एमएचए से एक फाइनल लेटर लेना होता है, अप्रूवल लेना होता है, उसी के थ्रू आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, बाहर से पैसा ले सकते हैं। एनजीओ बिल्कुल 19(1)(c का पार्ट है, बिल्कुल आप इस तरह के एसोसिएशंस बना सकते हैं। 43 की अगर हम बात करें तो 43 में भी कहा गया है कि आप कोऑपरेटिव्स जो है वो भी फॉर्म कर सकते हैं, एक तरह से कोऑपरेटिव्स की तरह ही होता है। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की भी बात की गई है। तो एक एनजीओ ट्रस्ट, सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की तरह आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैज़ पिच्ड फॉर लीगलाइजिंग बेटिंग इन इंडिया। याद होगा बेटिंग की हमने काफ़ी बात की थी। किस कमिटी ने बेटिंग की बात की थी? बहुत सिंपल है, उर्जित पटेल, नंदन नीलेकनी, जस्टिस लोढ़ा, जस्टिस मलिमत। आपको याद होगा जस्टिस लोढ़ा कमीशन ने क्रिकेट बीसीसीआई रिफॉर्म्स की भी बात की थी, उसी के साथ साथ उसने बेटिंग को भी लीगलाइज करने की बात कर दी थी। तो जस्टिस RM लोढ़ा थी, तो बीसीसीआई को RTI एक्ट में लाने की बात की गई थी, लीगलाइजेशन ऑफ बेटिंग की बात की गई थी, पैनल के लिए 1 पर्सन 1 पोस्ट की बात की गई थी। आइडिया बस यही था 2013 में कि बीसीसीआई में रिफॉर्म्स लेके आओ, ठीक है। IPL को लेके इश्यूज चलते रहते हैं बीसीसीआई में, उसमें रिफॉर्म्स लाने की बात की गई थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। NRA आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था। आपको बताना है NRA इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। NRA जो है वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET को कंडक्ट करेगा फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन गेजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पहली चीज़। दूसरा, साथ ही साथ इट विल बी अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, सिर्फ हिंदी इंग्लिश वाली चीज़ है, ये ठीक नहीं लग रही है ना। तो 1 तो देखो कॉमन CET लेगी पूरे देश के लिए, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए नॉन गेजेटेड, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की नॉन गेजेटेड पोस्ट, बात सही है। सोसाइटी की तरह काम करेगी, नॉट फॉर प्रॉफिट होगी। जितनी भी लैंग्वेजेस जो मेंशन्ड है आपके यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, इन सब में ये एग्ज़ाम ले पाएगी। तो 12 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस देश भर की, उसमें CET एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और इसका जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स, SSB के एग्ज़ाम, SSC के एग्ज़ाम्स, RRB के एग्ज़ाम्स, ये सारी IBPS के एग्ज़ाम्स, ये सब ये कंडक्ट कराएंगे। चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल मेडिकल कमीशन। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट ऑफ 2019। इट हैज़ रिप्लेस्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एज कंट्रीज मेडिकल रेगुलेटर। बहुत सिंपल है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। MCI को रिप्लेस करके NMC लेके आए हैं और 2019 के एक्ट से हम लेके आए हैं। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर आपको करेक्ट दिखेंगे। सॉरी, ये हैंग हुआ, आपको दिखेगा B, C, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। चलते हैं आगे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज, लॉ कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, नन ऑफ द अबव। हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैट्यूटरी नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अभी हाल ही में 22nd लॉ कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से स्टैब्लिश की जाती है। इसका काम बस यही होता है कि सरकार को लीगल एडवाइसेस देना, लीगल रिकमेंडेशंस देना, खुद से कोई मैटर चल रहा है लॉ का, उस पर लुक इन करना, उसकी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करना। एडवाइजरी बॉडी है, सरकार माने नहीं माने वो अलग बात है। साथ ही साथ जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाने की भी कोशिश है, लीगल रिफॉर्म्स लाने की भी कोशिश है, समय समय पे करती रहती है। और इसका 3 साल का टेन्योर होता है, हर 3 साल बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। विद रिगार्ड टू राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, RTI के बारे में बताना है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो 5 साल तक के लिए अपनी पोस्ट को होल्ड करके रख सकते हैं, 5 साल का उनका टेन्योर है।
ये जो नया अमेंडमेंट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिटरमाइन करता है कि आप उनकी सैलरी, अलाउंसेस, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो सेट कर सकते हैं। यही बात है कि पिछले अगर आप देखेंगे आरटीआई एक्ट जो ओरिजिनल था 2005 वाला, उसमें ये प्रोविज़न 5 साल का था जो 19 से हटा दिया गया, डाइल्यूट किया गया। ये क्रिटिसिज्म भी है इस एक्ट का कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पावर्स, उसको रिक्रूट करने की, हटाने की पावर्स अपने पास रख ली हैं। इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन कमिश्नर को डर बना रहेगा कि अगर मैं सरकार के अगेंस्ट काम करूंगा तो मुझे हटा दिया जाएगा। तो वन रॉन्ग है, यानी जो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन है सीआईसी का वो ले लिया गया है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है और सारी पावर पार्लियामेंट ने अपने पास रख ली। पार्लियामेंट कह रही है हम समय समय पे, पार्लियामेंट भी क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, टर्म वहाँ पे यूज़ किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम समय समय पे डिसाइड करेंगे कि कितना किसको टर्म देना है, कितनी सैलरी देनी है। तो ये विम्स एंड फैंसीज हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसके चलते इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इलेक्शन रूल्स 1961 ये कहते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कैंडिडेट का जो भी मैक्सिमम लिमिट है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इस रूल को चेंज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से आपको अप्रूवल लेना जरूरी है। करंट एक्सपेंडिचर स्टेट की और पार्लियामेंट इलेक्शन की स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, देखो 61 के लॉ से ही होता है, 61 के लॉ से ही सब रेगुलेट किया जाता है। अभी इसको अप्रूव करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अपने लेवल पे कर लेती है, पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्शन रूल्स हैं ये, लॉ ये सिर्फ रूल्स हैं। 10% इंक्रीज किया गया इलेक्शन कैंपेन के लिए, सिर्फ आपको लॉ मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए। अलग अलग पार्लियामेंट इलेक्शन में अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग खर्चे बांध दिए जाते हैं, ठीक है, डिफाइन किए जाते हैं, अकॉर्डिंगली होता है। इलेक्शन कमीशन क्या है, ये इम्पोज लगाती है एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। करंट कैंपेन एक्सपेंडिचर होती है हमेशा पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं लगाया जाता, कैंडिडेट पे लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे टर्म है कैंडिडेट, ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टी पे सच नहीं होता, कैंडिडेट पे, क्योंकि खर्चा तो कैंडिडेट ही करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 12 देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज एवेप के बारे में। एक लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ की, मतलब वर्ल्ड की जितनी भी इलेक्शन कमीशन है हर कंट्री की, वो इसकी मेंबर हैं। इंडिया ने इस एवेप को चेयर किया था 2019-2021 में, और इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो वियना ऑस्ट्रिया में। बहुत सिंपल है, याद होगा आपको। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है साउथ कोरिया, ठीक है, तो साउथ कोरिया इज़ द करेक्ट आंसर। वहीं पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। इंडिया 2 साल से इसका मेंबर था, इसका चेयर था, मेंबर इंडिया इसका फाउंडेशन के साथ साथ ही है। ये पूरे वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ की इलेक्शन कमीशंस की एक बॉडी है, जो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं कि कैसे अच्छे इलेक्शन हो सकते हैं, हमने कैसे कराए, रिसोर्स शेयरिंग होती है, केस स्टडी शेयर होती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी होता रहता है साथ ही साथ, और इसके लिए एवेप सेंटर इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च के लिए, जो कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा ऑफिशियल्स की। मतलब वहाँ के ऑफिशियल्स दुनिया भर की एवेप की जो कंट्रीज़ हैं, जो एवेप की मेंबर्स हैं, वो अपने ऑफिसर्स इंडिया भेज सकती हैं ट्रेनिंग के लिए। इंडिया अपने इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर्स वहाँ भेज सकता है ट्रेनिंग के लिए। चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल। ओपिनियन और एग्जिट पोल के बारे में बताना है, इसको भी हमने डिटेल में किया था। ओपिनियन पोल बैलेट डलने से पहले लिया जाता है, जबकि एग्जिट पोल को आप इलेक्शंस के बाद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कोई भी ओपिनियन पोल जो है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा ऐसी जगह पे जहां ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है। तो यहाँ बहुत क्लियर है, आप देखेंगे दोनों ही बातें करेक्ट हैं। इसको हमने क्लियरली किया भी था। साथ ही साथ सेक्शन 126A जो है आरपीए का, वो भी कहता है कि किस तरह से एग्जिट पोल को पब्लिश नहीं किया जाएगा बिना ईसीआई के परमिशन के। ईसीआई कहता है लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का लास्ट इलेक्शन जब खत्म हो जाए उसके 1 घंटे के बाद ही आप पब्लिश कर पाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा है 2 घंटे के बाद, यूजुअली आपने देखा है कि 5-6 बजे इलेक्शन खत्म होते हैं, 7 बजे 7:30 बजे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो एग्जिट पोल को पब्लिश करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी पर्सन को गिल्टी पाया गया है प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो उस पर क्या पनिशमेंट होगी? एडोमिनेशन होगा, उसको एडमोनिशन होगा सॉरी, या रिप्रीमेंड होगा, सस्पेंशन होगा हाउस से, एक्सपल्शन होगा हाउस से। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो इसके लिए कोई ऐसा आपको वो नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है स्पीकर टू स्पीकर, कहीं ऐसा लिखित में नहीं है। आर्टिकल 105, 194 जो है वो पावर देते हैं स्पीकर को या चेयर पर्सन को हाउस के, कि वो इंश्योर कर सके डिसिप्लिन हाउस में, और उसके लिए वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किसी पर्सन के अगेंस्ट ला सकते हैं। यहाँ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो रहा है पार्लियामेंट के लिए, तो अब यहाँ पार्लियामेंट को लगता है जिसको उसको जैसी सज़ा देनी है दे सकती है। अगर आप
हाउस के रूल्स देखेंगे लोकसभा राज्यसभा के, तो वहाँ क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे आप ब्रीच के लिए किसी भी पर्सन पे रिप्रीमेंड कर सकते हो, बुला सकते हो, डांट सकते हो, उसको सस्पेंड कर सकते हो अगर कोई हाउस का मेंबर है, एक्सपेल्ड कर सकते हो, एडोमिनेशन में आप उसको कोई सज़ा सुना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पावर्स दी गई हैं। चलते हैं क्वेश्चन 15 विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल है, हम कहते हैं हमेशा शेड्यूल 8 लैंग्वेज, तो यहीं पे शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस हैं। अभी आपने देखा चीफ जस्टिस जो एक्स चीफ जस्टिस हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को आप अमेंड करो और ज़्यादा वर्नेकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस को ऐड करो, बाकी लैंग्वेजेस ऐड करो, कोशिश करो कि 22 की 22 जो लैंग्वेजेस हैं उनको आप ऐड कर पाओ। ठीक है, तो 22 लैंग्वेज देख लेते हैं। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयाली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। लास्ट में 4 जो लैंग्वेज ऐड हुई अभी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, लास्ट में एज इन जो लास्ट एडेड थी 10-11 साल पहले। अब पार्ट 17 आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियर कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस 343 में डील की जाएंगी। तो 343 से 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जहाँ पे हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों को मेंशन किया। वो हिंदी जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ की जाती है। साथ ही साथ इसको 1963 में एनेक्ट किया गया था। ठीक है, इसके हिसाब से इंग्लिश हिंदी दोनों ही यूज़ की जाएंगी सरकार की पॉलिसीज़ में, ऑर्डर्स में, गैजेट्स में, हर जगह पे लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। साथ ही साथ पार्लियामेंट के बिजनेस में, सेंटर के बिजनेस में, यूनियन ट्रांजैक्शन के बिजनेस में दोनों लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। तो आशा करता हूँ ये 15 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगली सेट में हम मिलेंगे, इकोनॉमी को कंटिन्यू करेंगे, फिर इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। सीरीज़ को देखते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।